Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anak and dear all. One of the most important topic है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज सेशन में. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली पॉसिबल है आने के लिए. स्टुवर्डशिप कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ ध्यान से समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर आ गया तो सर ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये फिर चलता ही चला जाएगा आपके एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं. इतना नहीं पूछने वाला एग्जामिनर, लेकिन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है, सी मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी आपसे डिस्कस किया था स्टुवर्डशिप थ्योरी के बारे में. ठीक है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है, पढ़ाया भी है. स्टुवर्डशिप थ्योरी जो हमने अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जी हाँ, ये अच्छे से पता है कि स्टुवर्डशिप थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि मैनेजर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, ऑनर्स की स्टेट को, जी हाँ, ऑनर की स्टेट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और एक कोलैबोरेटिव बेसिस पर एक गोल्स को शेयर करते हैं. सर क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आया, ध्यान सुनना. एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना फटाफट से. ठीक है, अगर हम एक चीज देखें बेटा, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी में जो बहुत सारे लोग हैं बेटा, जो ये पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स, वन मोर टाइम, पॉलिसी होल्डर्स, ये सब लोग क्या करता है, ग्रुप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, पॉलिसी ले रहे हैं ना यहाँ से. अब ये पॉलिसी क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर एक फंड क्रिएट हो जाता है. अब अगर ध्यान से देखा जाए, ये फंड जो क्रिएट हो गया, ध्यान सुनना, ये फंड जो क्रिएट हो गया एक तरीके से एसेट्स बन गई. एसेट्स क्रिएट हो रही है किन के लिए भैया, ध्यान सुनना ना ध्यान से. यहाँ जो इतना सारा पॉलिसी होल्डर लोग है, ये जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक तरीके से पॉलिसीज के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी में पैसा लगा रहा है, तो यही पॉलिसी कंपनी जो होती है, पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो करती है कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये इंश्योरेंस कंपनीज उस पैसे का करती क्या है भैया, इन्वेस्टमेंट करती है. इन्वेस्टमेंट करती है किसके अंदर, इन्वेस्टी कंपनी के अंदर. इन्वेस्टी कंपनी सर, हाँ, इन्वेस्टी कंपनीज में. इन्वेस्टी कंपनीज का मतलब वो कंपनी जिनके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकती हैं. ठीक है, एंड क्या सर ये म्यूचुअल फंड्स में कर सकती हैं, हाँ जी कर सकती हैं. क्या सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकती हैं, हाँ जी कर सकती हैं. तो ये इन्वेस्टमेंट जो कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली देखा जाए तो पैसा किसका है ये भैया, ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का है, जी हाँ, पॉलिसी होल्डर्स का है. लेकिन इसको इन्वेस्ट कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी. कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो बोले सर इन्वेस्टिंग कंपनी में. तो अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पर स्टुवर्डशिप कोड जनरेट हो गया. मतलब सर आप ध्यान से देखिएगा, एसेट्स किसी और की हैं, मतलब यहाँ पर किसके एसेट्स हैं बेटा, वो एसेट्स किसकी हैं, पॉलिसी होल्डर्स की एक तरीके से देखा जाए उनका. लेकिन उसको कौन मैनेज कर रहा है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी. कैसे, इन्वेस्टमेंट करके किसमें, इन्वेस्टी कंपनी में. तो यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे तो स्टुवर्डशिप कोड जनरेट हो गया. इस पे जो IRDA है, ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, इतने दिनों से पढ़ी रहे हैं IRDA. ठीक है, IRDA जो है उसने बोला भाई इसके लिए कुछ ना स्टुवर्डशिप गाइडलाइंस होंगी. स्टुवर्डशिप कोड के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कुछ गाइडलाइंस है, मतलब प्रिंसिपल्स, 7 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को अपनी स्टुवर्डशिप पॉलिसी के अंदर, स्टुवर्डशिप पॉलिसी के अंदर, याद देखिएगा, स्टुवर्डशिप पॉलिसी के अंदर मेंशन करने होंगे, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा. मेंशन ही नहीं करना है, फॉलो भी करना है. तो वो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं. क्यों, क्योंकि अल्टीमेट याद रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी का टारगेट क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स हैं इनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए. वो वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, जब वो इन्वेस्ट करेगी इन्वेस्टी कंपनी में, और जब भी मान लीजिएगा जो इन्वेस्टी कंपनी है वो आगे इन्वेस्ट करेगी, तो टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनी को उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, रिस्क फैक्टर को रिव्यू करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है, किसके, इन्वेस्टी कंपनी को. प्लस जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है. अगर जरूरत पड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी एक नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट करेगी. बात पकड़ में, डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट साइज, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ध्यान से अगर देखा जाए तो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, वर्ड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो वर्ड यूज हो रहा है, ये हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं बेटा, वो अल्टीमेटली ध्यान से देखा जाए वो किसकी एसेट्स को मैनेज कर रही हैं, पॉलिसी होल्डर के. और यहाँ एक ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर्स. एंड लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ, अगर देखा जाए तो पॉलिसी होल्डर्स
जो उनका पैसा जो फंड है यहाँ पर, उसी को यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टिंग कंपनीज में। अब कई सारी, जैसे मैंने कहा, कुछ गाइडलाइंस है, वन बाय वन उन गाइडलाइंस को समझेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको उसके एग्जाम में आंसर को कैसे कोड करना है। 7 प्रिंसिपल्स अगर एग्जाम में आ गए तो क्या 7 का 7 प्रिंसिपल्स इतना बड़ा क्वेश्चन हम लिख के आएंगे? बताएंगे, सब बताऊंगा, समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा। पहले कहता है स्टूवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, याद रखिएगा, इंश्योरर्स इन इंडिया। इंश्योरेंस कंपनी आर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये याद रखो क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, इन लिस्टेड कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय देम एज कस्टोडियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। क्लियर होगा? इंश्योरेंस कंपनी कैसे होल्ड कर रहा है? एज अ कस्टोडियन। पॉइंट नंबर 1 इसे बोलेंगे पॉइंट नंबर 1, ठीक है। State of governance of the investing company is an important aspect and insurance company must ensure that investing company maintain the corporate governance standards at a higher level। अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं, corporate governance standards, भैया प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस जो गवर्नमेंट्स में याद रखिए, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो कर रही हो। जैसे चाहे वो कंपोजिशन की बात हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, चाहे वो कमिटीज कंपोजिशंस की बात हो, ठीक है, ये हम जैसे अब तक पढ़ते आए गवर्नेंस के अंदर, वो सारी एस्पेक्ट्स वो इन्वेस्टिंग कंपनी फॉलो कर रही हो, ठीक है। Therefore, it is felt that insurance companies should play an active role in the general meetings of the investee companies and engage with the engagement at a greater level to improve their governance। आप देखो, समझो मेरी बात को ध्यान से। जब मान लीजिए इन्वेस्टी कंपनी, अब एक बार एग्जांपल से समझाता हूं आपको। इन्वेस्टी कंपनी मान लीजिएगा रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, हम एग्जांपल में लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिएगा यहां पर ICICI, ठीक है, लोम्बार्ड इंश्योरेंस, ठीक है। यहां से लोगों का पैसा आ रहा है इसके पास में। अब ये इन्वेस्ट कर रही कहां पे? इन्वेस्टी कंपनी के अंदर। अब इन्वेस्टी कंपनी रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। अब मान लीजिएगा ये कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात आएगी, जब डिसीजन लेने का बात आएगा तो कहां लिया जा रहा है इसका? कोई मेजर डिसीजन जनरल मीटिंग में। ये क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टी और एज अ स्टूवर्डशिप, मतलब है कि मैनेजर की तरह रोल प्ले कर रही है, मैनेजर की तरह रोल प्ले कर रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ डियर पॉलिसी होल्डर। यहाँ पर वो यहाँ पर ध्यान रखेगी, इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, डिसीजन मेकिंग के अंदर ये चेक करेगी कि भैया ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रही हैं। बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होंगी तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट जो होगा सेफ रहेगा। क्लियर हो रहा है? फिर कहता है ना, informed decision by the parties and ultimately improve the return on investments of the insurers and which will ultimately benefit the policy holder। क्या हो रहा है? सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो आगे कहता है, IRDA has issued a stewardship code for insurers in India in March 2017। The code was in the form of a set of principles। क्या principles कहता है? which insurance company need to adopt and made applicable financial year 17-18। As per the code, insurer should have a board approved stewardship policy and should identify and define stewardship responsibility that insurer wishes to undertake and how the policy intends to fulfill the responsibilities to enhance the wealth of its policyholder who are ultimate beneficiaries। तो कह रहा है कि सर क्या होना जरूरी है? IRDA ने कहा कि भाई आप लोगों को कंपनीज, इंश्योरेंस, जितने भी सब के सब इंश्योरेंस को स्टूवर्डशिप पॉलिसी बनानी होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स एज लेड डाउन बाय द IRDA and such stewardship policy must be approved by the board of the insurance company। ठीक है, अब वो मैं बताने वाला हूँ, जैसे अभी कई सारी एस्पेक्ट्स आएंगे, प्रिंसिपल सुनते ही समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं अभी बुद्धि में गया, ये तो क्लियर हो गया होगा कि स्टूवर्डशिप की जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली एक मैनेजर है जो किसी की एसेट्स को, कौन है, ऑनर्स की एसेट्स को मैनेज करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ सर्कुलर में एक बात बोला गया, रिवाइज गाइडलाइंस एफओएस रखी गई वापस से, जो कि 7 फरवरी 2020 को थी, ठीक है। कहता है ऑल इंश्योरर्स नीड टू रिव्यू एंड अपडेट द एग्जिस्टिंग स्टूवर्डशिप पॉलिसी बेस्ड ऑन and revised guidelines within 3 months from the date of issue such। अब ये 7 फरवरी 2020 के बाद से बोला गया विदिन 3 मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे अगर आपकी स्टूवर्डशिप पॉलिसी के अंदर ये एस्पेक्ट्स कवर नहीं है। क्या एस्पेक्ट्स कवर नहीं है? जो हम गाइडलाइंस अभी यहाँ आगे देखने वाले हैं। Within 3 months, all right, sir. And updated the stewardship policy need to be approved by the board of directors। Updated policy should be disclosed on the website of within 30 days of the approval of the board by all insurers along with the public disclosure subsequent changes notification। सर नहीं आ रहा सर, क्या कह रहे हो आप सर? देखो ध्यान सुनो, क्या यार रीड तुम कराएंगे तुमको, लेकिन एक बार सुन लो फटाफट से। देखो
याद रखना 7 फरवरी 2020 को IRDA ने स्टूवर्डशिप पर क्या करी, प्रिंसिपल्स कुछ इशू किए कि भैया आपने ये बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। बोला सब रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। फिर यही गाइडलाइंस रिवाइज हुई, ठीक है। 2020 वाला मामला आया जब, तो पहले वाले में तो ये कहा कि भाई जो यहाँ पर आई थी 7 फरवरी 2020 को जब रिवाइज होने के बाद पहले ये बोला कि 7 फरवरी के बाद 3 मंथ्स के अंदर जिस नोटिफिकेशन के बाद से जो इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्टिंग उनकी स्टूवर्डशिप पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसको कंपाइल करें विद इन 3 मंथ्स। बोला ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट कंपनी को है ना अपडेटेड अपनी स्टूवर्डशिप पॉलिसी को कंपनी को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद सब्सिक्वेंट चेंजेस, अगर चेंजेस हुए हैं तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी की थी स्टूवर्डशिप के ऊपर अगर वो रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसका करना पड़ेगा चेंजेस करके उसको अपलोड कीजिएगा। कभी भी कर दे नहीं, 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स के अंदर करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, ऑल इंश्योरेंस शेल compile with the all principles given in the guidelines and submit an annual certificate compliance approved by the board to the authority as per next, sir, and duly certified by the CEO and compliance officer. Who is the compliance officer? Company secretary। याद रखना, वैसे याद होगा आप लोगों को, on or before the 30th June every year। सर यहाँ तो आपने प्लेन रीडिंग कराया हमको। हाँ तो बेटा प्लेन रीडिंग इसलिए कराया है, मुझे बताओ अगर हम ध्यान से देखें स्टूवर्डशिप के अंदर अभी तो स्टार्ट होगा खास टॉपिक। हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखा है कि एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास पॉलिसी होल्डर्स का पैसा आया है उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर रही है। तो भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कहता है स्टूवर्ड का मतलब कौन होता है? मैनेजर। एक्चुअली देखा जाए ना, द पर्सन हु टेक केयर्स ऑफ अदर एसेट्स और एसेट और प्रॉपर्टी। और यहाँ पर वो क्या कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के पैसे को ना मैनेज करेगी। ऑलराइट, ठीक है सर। अब क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, ये तो देखो कंप्लायंस सर्टिफिकेट, देखो यहाँ तो होगा आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ लास्ट ईयर क्या होता है, ऑन बिफोर 30th जून यहाँ पे कंप्लायंस सर्टिफिकेट जाएगा और ये इंश्योर करेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी और CEO सर्टिफाइड करके कि हाँ जी इस कोड के साथ में कंप्लायंसेस किए गए हैं। अब देखो यहाँ पे रिवाइज गाइडलाइंस के बारे में अगर बात करेंगे तो वापस याद रखना जो भी गाइडलाइंस अप्रूव हो गई हैं एग्जिस्टिंग है उसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो उसको बोर्ड भी अप्रूव करेगा, ठीक है। IRDA ने जो गाइड प्रिंसिपल्स बताए उनको चेक कीजिएगा एंड उसके बाद फिर उसको बोर्ड अप्रूव करेगा। अब देखो पॉलिसीज क्या कहता है, अब अपने मॉड्यूल में काम कर लेना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। प्रिंसिपल पहला नंबर कहता है फर्स्ट फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन, अब देखो यहां से याद रखना, डिस्चार्ज ऑफ दियर स्टूवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिकली डिस्क्लोज। पॉइंट नंबर फर्स्ट को ऐसे हाईलाइट कर लेना। मैं पॉइंट तुमको छोटे नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको कीवर्ड्स की तरफ फोकस करवा रहा हूं। कहता है पॉलिसी बनाना पड़ेगा, किसके ऊपर होगा? स्टूवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी की एज अ स्टूवर्ड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। अभी सब पे जाऊंगा डिटेल में, ठीक है। सेकंड कहता है मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे सिर्फ इसको हाईलाइट करो, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बात समझना, मैं पूरा पॉइंट खाने को नहीं कह रहा हूं तुमको कि तुम पूरा पॉइंट गायब कर दोगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कोर प्रिंसिपल पे फोकस करो। प्रिंसिपल के जो बनाया गया प्रिंसिपल 1 उसका मेन इंपैक्ट जो जिसका जो बेसिक है वो क्या रखा गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रिंसिपल 2 जो है जो बात कर रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे समझो जिस इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है कहीं वो एसोसिएट कंपनी तो नहीं है, समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे वो बताऊंगा आगे। बट यहां पर मैं तुमसे कह रहा हूं पॉइंट के कीवर्ड पे फोकस करो जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल है। अगर वो तुम बेस हटा दो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को तुम इस पॉइंट से हटा दोगे बाई चांस, तो समझ रहे हो प्रिंसिपल 2 का कोई रोल ही नहीं है। क्या हो रहा है तो समझो पॉइंट के उस कीवर्ड पे ध्यान रखना, समझने के लिए कह रहा हूं, याद रखने के लिए चीजों को। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूवर्डशिप, यहां पर देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मॉनिटर देयर इन्वेस्टिंग कंपनी, मॉनिटर इन्वेस्टमेंट कंपनी व्हाट इन्वेस्टिंग कंपनी, मॉनिटर इन्वेस्टिंग कंपनी परफॉर्मेंस। अब वो बताऊंगा फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसे कंसीडर करेंगे। कह रहा है इंटरवेंशन इन द दियर इन्वेस्टिंग कंपनीज, अगर इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है अगर वो इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर स्केल पर, मतलब जाइए मान लीजिएगा अगर इन्वेस्टिंग कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेने जा रहा है तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट कंपनी हमारी कौन सी?
इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करेगी, वो ध्यान से ऑब्जर्व करेगी कि इंटरवीन करना है नहीं करना। अगर इंटरवीन करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो हो सकता है नॉमिनी डायरेक्टर बना के अपॉइंट करके करे या खुद भी करे। बात पकड़ में आ रहा है? तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन इन दियर इन्वेस्टिंग कंपनीज। फिफ्थ में ध्यान दो प्रिंसिपल पे, कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। जो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग करना, डिस्कस करना, और फिर याद रखना क्या कह रहे हैं साथ साथ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, याद रखिए कोलैबोरेटिव डिसीजन लेना। और इट्स वोटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग एक्टिविटी। याद रखना, ये बताऊंगा अभी कितना इन्वेस्टमेंट पे इन्हें कितना वोट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इसके अलावा जो वोटिंग आपने जिस तरह से भी लिया है उसको आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने, याद रखेगा किनको, पॉलिसी होल्डर्स को, अपना कंपनी का वेबसाइट पे अपलोड करके। एंड 7 प्रिंसिपल कहता है पीरियोडिकल रिपोर्ट्स ऑफ देयर ऑन द स्टूवर्डशिप एक्टिविटीज। और ये फिर आपको पीरियोडिकली अपने बेनिफिशियरीज, आपको अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे पॉलिसी होल्डर कौन है, बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो उनको आपको ना ये पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी है परफॉर्मेंस के ऊपर। अब देखो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन डेवलप होता है, मान लीजिए क्वेश्चन आया 4 मार्क्स के लिए ही बस, तो आप इनको पूरा डिटेल में एलाबोरेट नहीं करेंगे, कैसे एलाबोरेट करेंगे वो आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, जो इनके कीवर्ड्स है ना उनको मत भूल जाना। बस आप कई बार पॉइंट्स को याद करते हो और बहुत ज्यादा मेहनत करके पॉइंट रट भी लिया आपने, समझ रहे हैं, और आप खास बात भूल गए तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है पॉइंट यहाँ पे डिस्चार्ज स्टूवर्डशिप। तो पहले पॉइंट में क्या समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई देखते हैं। देखो अब पहला प्रिंसिपल देखते हैं, कहता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कहता है एक्टिविटी इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एंगेजिंग विद इन्वेस्टिंग कंपनीज ऑन मैटर्स सच एज स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूडिंग कल्चर, रेम्यूनरेशंस। इन सारी एक्टिविटीज के अंदर वो एक्टिवली ध्यान रखिएगा पार्टिसिपेट करेगी। कौन, इंश्योरेंस कंपनी, किसके, इन्वेस्टिंग कंपनी के। डिफाइन द स्टूवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंश्योरर्स विशेस टू undertake, how it tends to fulfill the same to enhance the wealth of its client, and aspects relating to specific activity like managing conflict of interest, training of personnel, monitoring of investing companies, intervention in the investing companies, collaboration with other। अभी सारा का सारा तुम ध्यान से अगर देखो, तुमको कुछ चाहिए ना फ्री फोकट में पॉइंट बनाना है, समझ रहे हो इंटरेस्टिंग क्या है। हमने पॉइंट 1 जो पढ़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये बाकी का बाकी काम क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है। नहीं आया बात पकड़ में? अरे स्टूवर्डशिप जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई ये सारी चीजें मैनेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या बात करेंगे मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरवीन करना, वोट करना, डिस्क्लोजर देना। तो पॉइंट नंबर 1 तो खुद ही ये कह रहा है कि भाई इस बाकी काम जो 7 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम पॉइंट नंबर अगर फर्स्ट को देखोगे तो वही तो बता रहा है, तो तुमको वैसे ही याद हो गया ये तो क्या हो रहा है। चलिए एक ये चीज देखो, यहाँ पे जरूर पढ़ाऊंगा, रीड करने के लिए अच्छा है। अच्छा ये याद रखना, जब भी यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट कह रहा है, देखो ऑल्सो डिसाइड टू सेलेक्टिवली इंटरवीन बेस्ड ऑन इट्स एक्सटेंट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये भी इशू आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा जाएगा ना, पॉलिसी के अंदर, स्टूवर्डशिप पॉलिसी में लिखा जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट पर, याद रखिएगा, इंटरवीन कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। Policy should clearly identify the thresholds level of investment or another criteria as may be determined by the board for intervention. Now, for the policy should clearly state whether insurer intends to use services of external service provider such as institutional advisors। अब देखो समझो, आपको याद होगा हम लोग ये कौन सा भी देखे हुए कि मान लीजिएगा इंश्योरेंस कंपनी जब इन्वेस्टिंग कंपनी में वोटिंग डिसीजन ले रही है, वोटिंग डिसीजन लेने जा रही है, जब वोटिंग डिसीजन लेने जा रही है तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, एक्सटर्नल एडवाइजर्स की हेल्प ले सकती है। वो कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एडवाइजर्स, जो कि प्रोफेशनली है ना, प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक्सपर्टाइज होते हैं इस तरह के मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट में, उनकी एडवाइस लेकर फिर वो डिस्कस कर सकती है किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करना है। ये एस्पेक्ट्स को भी यहाँ पे कवर कर सकती है। ऑलराइट, नाउ ध्रो कोर फंक्शन, बट ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का काम भी दूसरा से करवा लेगी। ना समझ रहे हो,
याद रखना, इन्वेस्टमेंट खुद करेगी, एडवाइस ले सकती है, पर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कोर फंक्शन उसका यहाँ पर याद रखेगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी किसी मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है, वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो कोर फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड, प्रोफेशनल एडवाइजर्स टू अराइव एट वोटिंग डिसीजंस like research report, like market survey data, industry wide analysis, business valuation etc. may be sought from external agencies, but जो core functions है उसका कौन सा, investment cannot be outsourced, इसको नहीं कर देना है। एडवाइजेस ले सकते हो एजेंसीज का, डेटा या इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए ले सकते हो। अब जैसे इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या होता है कि जिस इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मान लीजिएगा कोल इंडस्ट्री में क्या हुआ, और कोल इंडस्ट्री के अंदर सेक्टर जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है, आगे एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से डिस्टर्ब होने वाला है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट होने वाला है, तो प्रोफेशनल्स के एडवाइजेस के बेसिस पे हो सकता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अपना वो लिमिट करे। ये हमने आज तक तो डिस्कस करी है, ठीक है। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ऐसे ही तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को वो मैनेज करती है। क्लियर। नाउ सेकंड अगर देखें, कहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फुलफिलिंग देयर रिस्पांसिबिलिटीज। सेकंड में अगर ध्यान से देखें उसके लिए क्या करना होता है, देखो यहीं पर आओ, कहता है एस्पेक्ट्स कवर इन द एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी with regard to conflict of interest may among other issues they address the following: identifying possible situations where conflict of interest may arise, in such case investee company being a associate of entity, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन सिचुएशन हो सकती है, जैसे इन्वेस्टी कंपनी कहने के लिए एसोसिएट कंपनी, साइड में लिख दो ना बड़ा बड़ा सा, पॉइंट रिवर्स करने में इजी रहेगा। कहता है प्रोसीजर टू पुट इन प्लेस बाय एंटिटी in the such conflict of interest situation arise which may enter a lie। जैसे अब अगर ऐसा हुआ तो क्या कर सकती है, ब्लैंकेट बैन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ब्लैंकेट बैन ऑन इन्वेस्टमेंट्स मतलब कि भैया आपकी ये इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, आप इन्वेस्टमेंट इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप कर ही नहीं सकते हो। भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कहीं अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस करवा रहे हो आप, ठीक है, या हम बोल रहे हैं यहाँ पर आप एसोसिएट कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो ये यहाँ पर डिसीजन जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। समझो, जब भी हम बोलते हैं ब्लैंकेट बैन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो आपने देखा होगा चाइना के प्रोडक्ट को ब्लैंकेट बैन कर दिया गया, मतलब क्या, चाइना के प्रोडक्ट को ब्लैंकेट बैन किया, हाँ भैया इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लेगा। अब यहाँ तो हम चाइना के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया, तो बोलता है ऐसे में क्या कर सकते हैं वो, ब्लैंकेट बैन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेफरिंग द मैटर टू ऑडिट कमेटी। ऑफ कोर्स अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, रिलेटेड पार्टीज हैं, इन दैट केस ऑडिट कमेटी के अप्रूवल्स के लिए जाएगा। प्लस क्लियर सेग्रेगेशन ऑफ वोटिंग फंक्शंस एंड क्लाइंट रिलेशन एंड सेल फंक्शंस। अब इनको अलग अलग किया जाएगा, वोटिंग फंक्शन, क्लाइंट रिलेशन एंड सेल फंक्शंस, ताकि इंपैक्ट ना हो। समझ में आ रहा है। पॉलिसी फॉर पर्सन्स टू रेस्क्यू, देखो कह रहे हैं पॉलिसी ऐसे पर्सन्स को रोकना या है ना प्रोहिबिट करना था, पर्सन टू रेस्क्यू फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ द पर्सन हैविंग एक्चुअल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप जानते ही हो जो पर्सन एक्चुअली इंटरेस्टेड पर्सन होता है उसको आप पार्टिसिपेट करने से मना करते हो, उसे रोकते हो, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट राइज होता है तो रिलेटेड जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है आप जानते हो उसको पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसके लिए पॉलिसी के बनाए रखी वो देखेंगे। और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिनट्स ऑफ डिसीजन टेकन एट द एड्रेस ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट। और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को याद देखिएगा किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, आपको कैसे डिसीजन लेते हैं उसको याद रखिएगा। उसके लिए आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर इन द सेंस मेंटेनेंस आपको रखना पड़ेगा। क्लियर एकदम, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं, आई होप यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर इसमें इंश्योरर शुड मॉनिटर दियर इन्वेस्टी कंपनी। अब इसके परफॉर्मेंस हमें टाइम टाइम चेक करनी जरूरी है, ठीक है। अब वो परफॉर्मेंस कैसे चेक हो सकती है कि भैया कई सारी एस्पेक्ट्स हो सकती हैं। देखो समझो, मॉनिटर का मतलब ही क्या है कि उसके पास क्या वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को प्रॉपर फॉलो करा नहीं करा उसने, लाइक रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ दियर इन्वेस्टी कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ दियर व्हाट performance, leadership effectiveness, succession planning, corporate governance, reporting and other parameters they consider important। कौन कौन सी है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में दोनों एस्पेक्ट्स आएंगी, याद रखिएगा दोनों एस्पेक्ट्स बोल रहा हूं मैं, फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल दोनों एस्पेक्ट्स आएंगी। प्लस लीडरशिप इफेक्टिवनेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन किस तरीके की, बोर्ड की परफॉर्मेंस किस तरीके की है। सक्सेशन प्लानिंग, ऑफ कोर्स जैसे अगर सीईओ का अगर अपॉइंटमेंट, नए सीईओ का या ऑफ कोर्स नए सीईओ की अपॉइंटमेंट हो रही है तो किस तरह से की जाती है। Plus corporate governance norms, reporting, other parameters. Insurers may or may not wish to have more participation through nominations on the board for effective involvement.
विद इन्वेस्टिंग कंपनीज, ये भी पॉसिबल है। तो कह रहा है कि वो जरूरी नहीं है करे, लेकिन हाँ इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर अपना एक बोर्ड में ऑफकोर्स अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करके भी पार्टिसिपेट कर सकती है फॉर बेटर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के जो आप अपॉइंट करते हो। इंश्योरर हु मे बी विलिंग टू हैव नॉमिनेशन ऑन द बोर्ड of an investing company should indicate its stewardship statement in the willingness to do so and mechanism by which they could be done। अब अगर आप नॉमिनेट करके भी किसी को रखते हो तो आपको अपनी स्टूवर्डशिप याद रखिए पॉलिसी के अंदर ये बात मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इंश्योरेंस ऐसा करना चाहता है। aspects covered under the stewardship policy with regard to the monitoring shall address followings। different level of monitoring in different investing companies। अब भाई हर किसी में अलग अलग होगा। जैसे भी मैंने बोला कोल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया तो अलग होगा, रियल एस्टेट में क्या हुआ है तो अलग तरह से चलेगा, टेक्सटाइल बिजनेस में क्या हुआ तो अलग है, फिनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट्स के अंदर क्या हुआ है, ठीक है, जो डील्स करती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कंपनीज बेसिकली उनमें क्या हुआ तो अलग है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या हुआ है तो अलग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मॉनिटरिंग लेवल होगा हर किसी में डिफरेंट होगा। अब जो हाईली रिस्की होगी भाई, हाईली रिस्की इंडस्ट्री सेक्टर होगा उसमें, और मीडियम और लो में अलग अलग रहेगा। तो जिस तरह का सेक्टर होगा, जिस तरह का इंडस्ट्री होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर याद रखिए मॉनिटरिंग करना होगा। हाईली रिस्की होता क्लोजली याद रखिएगा मॉनिटर करना जरूरी है। एग्जाम्पल कंपनीज वेयर लार्ज इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय इन्वॉल्व हायर लेवल ऑफ मॉनिटरिंग विद कंपनीज वेयर द अमाउंट इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट। अब दोनों एस्पेक्ट्स हो सकती हैं, जहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है ऑफ कोर्स वहां क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, जहां अंडर द मैनेजमेंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है, अदर इंश्योरेंस के साथ में है, बड़ा फंड में पैसा लगाए हुए, लेकिन नॉट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, इन दैट केस वहां इशू नहीं है। एरियाज ऑफ मॉनिटरिंग विच कंपनी स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, ऑपरेशन, फाइनेंशियल, ये ऑब्जर्व करना। देन इंडस्ट्री लेवल मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा अगर कोल इंडस्ट्री में बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, रियल एस्टेट में अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये टाइम टाइम चेक करते रहना। पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी, जैसे कोल इंडस्ट्रीज में मान लीजिएगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, या आईटी सेक्टर में बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोई अगर रिस्क अराइज है। वैसे तो आईटी सेक्टर हमेशा बोलते हैं क्या है, डेवलपिंग है, बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, और इमर्जिंग इश्यूज मिलते रहेंगे, बट कहीं से बार इन सेक्टर्स जो इम्पैक्ट होते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि अगर ये सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री वाइज अगर इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन्वेस्टी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस क्वालिटी ऑफ कंपनी एंगेजमेंट, क्वालिटी ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड बोर्ड एंड रिलेशनशिप, corporate governance including remuneration structure of board and related party transactions, risk including environmental, sociological, governance risk, ये सारी एस्पेक्ट्स कवर की जाएंगी। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कई बार इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया जाता है, तो ये भी देखा जाएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरह का है, ठीक है, साथ सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क। शोल्डर राइट एंड दियर ग्रीवेंसेस, अब ये कंपनी पता लगा नंबर ऑफ तो इश्यूज अराइज रहते हैं उस कंपनी के अंदर, आपने वापस इन्वेस्ट किया हुआ है एनीवेज। और अगर कहीं पर अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के सॉरी अगर कहीं पर इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो भैया वहाँ ट्रिगर भी जनरेट होता हो। कहता है आइडेंटिफिकेशन सिचुएशन वेयर ट्रिगर कम्युनिकेशन ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसीजर अडॉप्ट टू इंश्योर अंडर सेबी पीआईटी रेगुलेशन 2015। बात पकड़ में आ रहा है। अब यहाँ समझो, अब तो आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, ये घूम रहा होगा सर कि अगर हम एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा आंसर लेकर आए, मान लीजिए प्रिंसिपल सारे लिखने पड़ गए, तो सर हमारा तो एग्जाम ही हो जाएगा एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो समझो, प्रिंसिपल्स आएंगे, प्रिंसिपल्स यहाँ पर आपको पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट के साथ में उसके मीनिंग्स को डिफाइन करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना डिटेल में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात किया आपसे मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर हो सकती हैं, तो याद है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिकॉज यू नॉट इन्वेस्टिंग कंपनी, अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए, ब्लैंकेट बैन लगाया जा सकता है, ऑडिट कमेटी को मैटर रेफर किया जाता है, जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किए स्पेसिफिकली इस एस्पेक्ट्स को कवर करके आपको हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट करना है, ठीक है। ये पूरी रीडिंग मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ में आए, एटलीस्ट आप उसको ग्रैब कर सकें और लिख सकें। फोर्थ प्रिंसिपल है इंश्योरेंस शुड हैव अ क्लियर पॉलिसी और इंटरवेंशन इन देयर इन्वेस्टिंग कंपनीज। अब यहाँ पर इंटरवेंशन कब करना होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के टाइम पर उसको लगता है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे कौन है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, इंटरवीन भी कर सकती है। कैसे, डिसाइड देयर ओन एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसीजन ले लिया आपने आंख बंद करके उसको अप्रूव कर दिया, नहीं, आप भी कंसीडर करें अपनी खुद की, याद रखिएगा, एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करें। And Swiss policy clearly set out the criteria circumstances in which they will actively intervene.
regular assessment of the outcomes of the intervention by the insurers. Intervention should be considered regardless of whether an active or passive investment policies followed. Circumstances for intervention may interlie includes but not limited to poor financial performance of the company, corporate governance related practices, remuneration strategies, environment and social goals. ये सिर्फ यहीं तक नहीं कह रहा है, और भी सभी एस्पेक्ट्स को कवर करना है. The mechanism for intervention may include meetings, discussions with the management for constructive resolutions of the issue, and in case of an escalation thereof, meeting with the boards, collaboration with the other investors, and voting against decisions. अगर ऐसा नेसेसरी हुआ तब क्या करना, इंटरवीन करने के लिए हम क्या कह रहे हैं. देखो, मीटिंग करना, डिस्कस करना किसके साथ में, कंपनी के, इन्वेस्टी कंपनी के साथ में, ठीक है. और या तो यहाँ क्या होगा, कहता है जी एस्केलेशन दे ऑफ, या मीटिंग विद द बोर्ड्स एंड कोलैबोरेशन विद द अदर इन्वेस्टर्स एंड वोटिंग डिसीजन अगेंस्ट. अगर इसका लगा तो वोटिंग भी अगर फेवर में नहीं है तो अगेंस्ट किया जाएगा. अगर वो प्रपोजल जो है, पर्टिकुलर प्रपोजल अगर वो लगता है कि फेवरेबल नहीं है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लाइंट्स. किसके क्लाइंट्स? इंश्योरेंस कंपनी क्लाइंट्स के लिए. Now, various level of intervention circumstances in which escalation is required may be identified and disclosed in the receivership policies. Now, investment committee of the insurers has to consider the which mechanism to be opted and escalation of matter in specified cases. अब इस पॉइंट पर भी हमको याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, जहां देखो इन पॉइंट्स को अपना माइंड में सिर्फ ये समझने हैं क्या हो रहा है. आप अगर ध्यान से देखो ना, IRDA ना यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल्स दे रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए. बात पकड़ में आ रहा है, आपको उसी लैंग्वेज सेट करके बताना है इसको. Further, insurers should have a clear policy for collaboration with other institutional investors where they are required to preserve the interests of the other policyholders. सेम बात वही कह रहा है कि अगर लगता है तो भाई ऐसे केसेस में वो दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर भी यहाँ तक कि वोटिंग कर सकता है, जैसे अगेंस्ट करे. Issues that require larger engagement with the investee company, insurance may choose or to act collectively with other institutional investors in order to safeguard the interests of their investors. In such situations, stewardship policy should guide their actions and extent of engagements. इसके अलावा कह रहा है insurers should have a clear policy on voting and disclosure of the voting. अब जिसे भी तरह से वोटिंग, जब भी वोटिंग करेगा ना, याद रखिएगा. देखिए मैं फिर बोल दूंगा, डायरेक्टर्स जो बता रहे हैं वो उन्होंने बताया, फिर इंश्योरेंस कंपनी जब भी डिसीजन लेगा वो खुद भी अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है. एंड फर्दर जो भी डिसीजन लेगा उसको बाद में इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्लोज भी करेगा अपना पब्लिकली. देखो, insurers exercise their own independent judgment as regards voting decisions on resolutions and should not automatically support the proposals of board of the investee company. ऐसा नहीं कि बस बोला जो बोर्ड ने वो अप्रूव कर दिया. Decisions should be aimed at promoting overall growth of investee company and in turn enhance the value of their investors. Stewardship policy cover the aspects voting activity. Audit committee will monitor the oversight on voting mechanism like stock lending and recalling land stock in their stewardship policy. अब ये कहता है इस सिचुएशन के अंदर मैंडेटरी है पार्टिसिपेट करना. देखो, insurers should mandatorily undertake active participation and voting on resolutions where proposals of the investee companies under the following circumstances. अगर assets under the management अगर insurers का in crores up to 2,50,000 है, ठीक है जी, तो पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा. साथ साथ कह रहा है कितना, 3% अगर वो पेड अप शेयर कैपिटल इन्वेस्टी कंपनी की होल्ड कर रहा है, कितनी, 3%. ध्यान सुनना, जब बोल रहे हैं असेट्स अंडर मैनेजमेंट, इट टॉक अबाउट व्हाट, ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट. ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहा है, 2,50,000 रुपीज. किसका? इंश्योरेंस का 2,50,000 रुपीज है, मतलब इन करोड़. ऑलराइट, तो कह रहा है मैंडेटरी है पार्टिसिपेट करना इन वोटिंग प्रोसेस के अंदर. एंड साथ साथ कह रहा है अगर वहां पर 3% या उससे ज्यादा क्या है उसका इन्वेस्टमेंट, यहाँ तो आ गया एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑल ओवर टोटल आ गया. और ये स्पेसिफिक बात कैसे कर रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल में उसकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, 3% एंड अबव. सेम कह रहा है 2,50,000 करोड़ से ज्यादा का है और 5% एंड उससे ज्यादा का भी अगर उसका उसके शेयर कैपिटल के अंदर है. ये तो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का क्या है, ऑल ओवर, ठीक है. और अगर यहाँ बात करें क्या, अगर 5% क्या है उसका एंड उससे ज्यादा है इन्वेस्टी कंपनी के अंदर, तो भी करना पड़ेगा, वोटिंग में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, ठीक है. इन अदर केसेस इंश्योरर में वॉलंटरी पार्टिसिपेट एंड वोट इफ सच सॉल्यूशन प्रपोजल कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट. बाकी अगर इससे हम बात करेंगे अगर केसेस में क्या कर सकता है, बोला अगर देखो समझना 2,50,000 करोड़ एंड वोटिंग अगर इंपैक्ट हो रही है 3% एंड मोर, इन दैट केस बोला पार्टिसिपेट करना है.
कम है तब बोला वॉलंटरी पार्टिसिपेट से। Such legislation or proposal considered significant may have an impact on the value of the investments, of course, and the disclosure will form the part of public disclosure on the website and have to be made quarterly basis as per the timelines prescribed in the quarterly public disclosure on website। किसका वेबसाइट पे देना है आपको? इंश्योरेंस कंपनी अपना वेबसाइट पे डालेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे लिया गया था। नाउ इंश्योरेंस शुड रिपोर्ट periodically on their stewardship activities। ये बताना पड़ेगा, किसको बताएंगे? पॉलिसी होल्डर्स को टाइम टाइम। रेगुलर फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूवर्डशिप एक्टिविटीज, मैं आपको बताऊं ये ईमेल्स आ जाती हैं आपका, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं आपकी ईमेल्स आ जाएंगी और परफॉर्मेंस बताते हैं उस परफॉर्मेंस में कि कितना परफॉर्मेंस में आते हैं, फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स किए उसमें क्या क्या चेंज आया, कितना % ग्रोथ हुआ है, कितना % कम हुआ है। या कहते हैं रेगुलर फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूवर्डशिप एक्टिविटीज, इंश्योरर्स शुड आल्सो प्रोवाइड अ पीरियोडिक रिपोर्ट ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरीज लाइक पॉलिसी होल्डर्स ऑफ हाउ दे हैव डिस्चार्ज देयर रिस्पांसिबिलिटीज इन अ फॉर्मेट ऑफ कोर्स। क्या हो रहा है? पब्लिक डिस्क्लोजर में जाएगा। कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। ऑल इंश्योरेंस शुड कंपाइल विद ऑल प्रिंसिपल्स, जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं अभी। गाइडलाइंस सबमिट एन एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस अप्रूव्ड बाय द बोर्ड टू अथॉरिटी एंड एक्सेप्ट कब आती है यार? ऑफ कोर्स सर्टिफाइड बाय द सीईओ एंड कंपनी सेक्रेटरी, मतलब कंप्लायंस ऑफिसर बिफोर एंड ऑन बिफोर 30th जून ऑफ एवरी ईयर। ये तो कंप्लायंस मैंडेटरी यार, फाइनेंशियल्स भी इसका टाइम पे जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, फिर बता दूं, वापस बता दूं, स्टूवर्डशिप के रोल को पूछेगा आपसे, तो आप ना एक बात समझो, स्टूवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरर्स इन इंडिया या फिर डिस्कस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि किस तरीके से याद रखेगा इंश्योरेंस कंपनी एज अ स्टूवर्ड रोल प्ले करती है, ठीक है। प्लस अगर कहता है, आपको कहता है गिव द नेम ऑफ द प्रिंसिपल्स, आपको नेम अगर बोलने को कहता है तो आपको 7 प्रिंसिपल्स सिर्फ बताने हैं, ठीक है। अगेन अगर ऐसा कुछ नहीं कहता है और आप 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन डेवलप हो रहा है आपके लिए, तो आपको प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत ही डेलिब्रेट करना है। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने बता दूं वापस, हमने प्रिंसिपल फर्स्ट डिस्कस किया था स्टूवर्डशिप रिस्पांसिबिलिटी, तो हमने जो बाकी 6 हमने पढ़े हैं यहाँ पे, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी, वोटिंग पार्टिसिपेशन का बात किया था, इंटरवीन का बात किया था, ठीक है, डिस्क्लोजर्स का बात किया था, ये सब का सब क्या है? रिस्पांसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे थोड़ा 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 आपको सभी में ही पॉइंट्स में प्रिंसिपल्स में डिफाइन करना है, ठीक है। बोलो, आई होप इस पे कोई डाउट नहीं होगा। फिर बोल दूं, इसका एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके नहीं आना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसको यहाँ पे रीडिंग करके समझाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेंट्रल या ऑफ कोर्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग ऑफ कोर्स डीपीए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्वेरी रह गया इसके ऊपर तो फिर ऑफ कोर्स अनार्कन का व्हाट्सएप तो है ही, पूछो यार फटाफट से। ऑलराइट, एंड टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।